Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah. Now आज के वीडियो में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. नाउ रेप्लिकेशन का डिस्कशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बैक्टीरियोफेजेस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द डोनर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो बैक्टीरियोफेजेस का रेप्लिकेशन समझना बहुत ही जरूरी है. एंड आज के वीडियो में हम लोग दो ऐसे साइकिल्स का डिस्कशन करेंगे. वन इज द लाइटिक साइकिल एंड द अदर इज द लाइसोजेनिक साइकिल. सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन. नाउ जैसे मैंने बैक्टीरियोफेजेस के रेप्लिकेशन के बारे में बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स, जिसमें द फर्स्ट टाइप दैट वी आर डिस्कसिंग इज द लाइटिक साइकिल. सो फर्स्ट हम लोग लाइटिक साइकिल का डिस्कशन कर लेते हैं एंड वंस लाइटिक साइकिल आप लोग को समझ जाएगा तो बाद में आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे कि लाइसोजेनिक से कैसे ये डिफर करता है एंड क्या जो डिफरेंसेस है वो हम लोग को समझने हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स. नाउ लाइटिक साइकिल जो होगा इसमें वर्ड लाइसिस से समझ में आता है कि ब्रेकडाउन होगा. मतलब बैक्टीरियोफेजेस जब भी बैक्टीरियल होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे तो इन्फेक्शन करने के बाद वो होस्ट्स का मतलब बैक्टीरियाज का लाइसिस करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द लाइटिक साइकिल. तो इन द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म दे परफॉर्म द लाइसिस ऑफ द host cell. So let us begin with our discussion of the lytic cycle. Now bacteriophages में जो lytic cycle operate होगा वो होगा in 5 major steps. So 5 steps आप लोग को याद रखने and उन 5 steps को आप लोग याद रख सकते हैं by a short form APS-VR. आप लोग को याद रखना है APS-VR. तो ये 5 steps हम लोग डिस्कशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ सपोज ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल. ओके, और ये बैक्टीरियल सेल जो है उसका ये हो जाएगा डीएनए. ओके, सपोज ये हम लोग बैक्टीरिया ले लेते हैं एज दी ई कोलाई. सो ई कोलाई इज द बैक्टीरिया दैट वी आर टेकिंग. और जब भी कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज होगा वो बैक्टीरियोफेज जब भी इन्फेक्ट करेगा, सो सपोज दिस इज द बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, जिसमें हेड होगा, टेल होगा और फिर यहाँ पे टेल फाइबर्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे. तो टेल फाइबर से बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाएगा टू द बैक्टीरियल सेल वॉल. और वो अटैचमेंट क्यों कर पाता है तो मैंने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि टेल फाइबर्स के टिप पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंड बैक्टीरियल सेल वॉल पे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिसेप्टर्स. सो फर्स्ट स्टेप जो होगा इन द लाइटिक साइकिल दैट इज नोन एज द अटैचमेंट. सो APS-VR में जो फर्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द अटैचमेंट. नाउ ये अटैचमेंट पॉसिबल क्यों हो पाया? जो टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज होगा दैट टेल ऑफ फेजेस दे अटैच टू दी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दी बैक्टीरिया. और यहां पे हम लोग जो बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज द ई कोलाई. सो रिसेप्टर्स ऑन ई कोलाई के सेल वॉल पे जो रहेगा उसके बाद अटैच हो जाएगा. नाउ अटैचमेंट जो होता है ये पूरा अटैचमेंट का प्रोसीजर इज अ रैंडम प्रोसेस. सो इट इज सेड दैट इट्स अ रैंडम एनकाउंटर के बाई चांस वो बैक्टीरियोफेज को सही टाइप का रिसेप्टर मिल गया तो उसके बाद अटैचमेंट कर लेगा. कुछ बुक्स में अटैचमेंट को इट इज ऑल्सो नोन एज एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन बोल भी सकते हैं क्योंकि एक्चुअली वो एंटर नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अटैचिंग ऑन टू द सेल सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया. तो इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट. नाउ अटैचमेंट होने के बाद जो सेकेंड स्टेज होता है, इस सेकेंड स्टेज में ये ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए. और अटैचमेंट होने के बाद ये बैक्टीरियोफेज ऐसा अपीयर करता है. ओके, बैक्टीरियोफेज ऐसा अपीयर कर रहा है. नाउ इफ यू कैन सी व्हाट इज हैपेंड इज मैंने टेल फाइबर्स नहीं दिखाए. मतलब व्हाट इज हैपेंड इज द टेल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. सो इन द सेकेंड स्टेज द टेल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. और जैसे ही टेल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड व्हाट विल हैपन इज जो बेस प्लेट होगा, हम लोग ने बेस प्लेट वगैरह डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. द बेस प्लेट comes into close contact with the bacterial cell. comes into close contact with the bacteria. और मैंने वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेस प्लेट के पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है. यस, वो एंजाइम आपको पता भी है, उसका नाम है लाइसोजाइम.
तो लाइसोजाइम क्या क्रिएट करेगा, इस बैक्टीरियल सेल वॉल पे दो होल्स क्रिएट करेगा और वो जो होल्स होंगे उसकी वजह से ये जो सेंट्रल शीथ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो जेनेटिक मटेरियल यहां पे होगा वो जेनेटिक मटेरियल फाइनली यहां से निकल के इट विल बी इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो सेंट्रल शीथ के बारे में उन्होंने बताया था कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, सो वो इंजेक्ट कर देगा बिकॉज द होल हैज बीन क्रिएटेड बाय द लाइसोजाइम। सो व्हाट हैज हैपेंड इज जो वायरस डीएनए है, वायरल डीएनए, दैट वायरल डीएनए हैज बीन इंसर्टेड। सो द सेकंड स्टेप दैट वी आर डिस्कसिंग इज द stage 2 which is known as penetration. So what has happened is there is penetration or injecting of the viral DNA into the host bacterial cell और उसका मैंने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया कि टेल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेस प्लेट क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और बेस प्लेट में उन्होंने बेस प्लेट पिंस भी डिस्कस किए थे। सो वो भी हेल्प करेगा इन फर्म अटैचमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ लाइसोजाइम विल डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दैट विल अलाउ द वायरल डीएनए टू गेट इंजेक्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द शीथ। तो दैट इज द सेकेंड स्टेप जो कंप्लीट हुआ है। Now what happens is जैसे ये वायरल डीएनए यहां पे आ जाता है, दिस इज द वायरल डीएनए, दिस इज द वायरल डीएनए एंड ये डीएनए जो था ये था बैक्टीरियल डीएनए। ये वायरल डीएनए कुछ प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एज सर्टन अर्ली प्रोटीन्स, अर्ली प्रोटीन्स। ना ये जो अर्ली प्रोटीन्स होंगे, ये अर्ली प्रोटीन्स का रोल होता है, एक तो ये जो यहां पे होल क्रिएट किया था लाइसोजाइम की वजह से वो होल को रिपेयर कर देता है, दैट इज द वन रोल। दूसरा रोल होता है कि अर्ली प्रोटीन्स जो होते हैं ये इस बैक्टीरियल डीएनए को टोटली डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। सो व्हाट इज सीन इज कि देयर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। तो वायरल डीएनए कंप्लीटली होस्ट सेल को कंट्रोल कर लिया है, ओवर पावर कर लिया है एंड बैक्टीरियल डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर दिया है। एंड आफ्टर दिस ये वायरल डीएनए होस्ट सेल का पूरा मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करके कुछ लेट प्रोटीन्स भी बनाना स्टार्ट कर देता है। सो लेट प्रोटीन्स एंड अर्ली प्रोटीन्स वगैरह जो बनेंगे वो आपको समझना है कि होस्ट के ही एंजाइम्स को यूज करके बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो बेसिकली इन द थर्ड स्टेप व्हाट हैपेंस इज द वायरल डीएनए, दिस वायरल डीएनए uses metabolic machinery, uses the metabolic machinery of होस्ट सेल। और वो मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब बेसिकली वो यूज कर रहा है होस्ट सेल के एंजाइम्स, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज होगा उससे वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उसके अलावा उसका होस्ट का एंजाइम्स में आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स बनेगा और वो जो अर्ली और लेट प्रोटीन्स वगैरह रहेंगे वो सब हेल्प करेंगे वायरल डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए। अर्ली प्रोटीन्स मैंने बता दिया वो रिपेयर ऑफ दिस होल में हेल्प करेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए कर देगा बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स लाइक डीएनएस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, और लेट प्रोटीन्स जो बनेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे फर्दर टाइप के प्रोटीन्स। तो एक तो वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। सो ये हो गया वायरस का हेड का कंस्ट्रक्शन, तो ये वायरस हेड सेपरेटली कंस्ट्रक्ट हो रहे और फिर उसके साथ अटैचमेंट होगा उसके टेल फाइबर्स एंड सो ऑन, जो उसका सेंट्रल शीथ वगैरह होगा टेल का, एंड वायरल डीएनए जो होगा वो भी अपना रेप्लिकास बनाएगा बट वो सेपरेटली बन रहा है। सो व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन जो है वायरल प्रोटीन्स वो सेपरेटली बन रहे एंड वायरल डीएनए भी सेपरेट बन रहे। सो वी हैव कंप्लीटेड विद द थर्ड स्टेप एंड दिस थर्ड स्टेज इज नोन एज द सिंथेसिस। सो स्टेप 3 इन द लाइटिक साइकिल इज सिंथेसिस। बट किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, करेक्ट। सो ये वायरस के ही सब कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होते जा रहा है एंड उसको मैंने सिर्फ और एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में बताया। कुछ अर्ली प्रोटीन्स बनेंगे, लेट प्रोटीन्स बनेंगे, वो लेट प्रोटीन्स उसके प्रोटीन के बॉडी को बनाएंगे, वायरल बॉडीज को, एंड बाकी सब जो होगा दैट इज द वायरल न्यूक्लिक एसिड्स बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। सो दिस कंप्लीट्स द स्टेज 3। नाउ स्टेज 4 में ये पूरा पैकेजिंग होगा। सो दिस इज द होस्ट सेल ई कोलाई, उसका डीएनए तो टोटली डिसइंटीग्रेटेड ही है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द वायरल एंजाइम्स जो बने हैं, एंड उसके जो ये हेड एंड ये टेल का फॉर्मेशन हुआ है, उस हेड और टेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को असेंबल किया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल इज असेंबल्ड, सो उसका पैकेजिंग वगैरह हो जाएगा। सो दिस स्टेप नंबर 4
is known as assembly which is known as virion assembly. आप उसको वायरियंस भी बोल सकते हैं या विरियंस भी बोल सकते हैं. सो ये जो पार्टिकल्स बने हैं ये वायरस पार्टिकल्स को हम लोग वायरियंस बोलते हैं. तो इसको हम लोग डायरेक्टली बैक्टीरियोफेजेस नहीं बोल रहे, ये जो पार्टिकल्स बाद में बने हैं बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशंस, दिस आर नोन एज वायरियंस. तो ये वायरियंस का असेंबली हुआ है जहां पे द वायरल न्यूक्लिक एसिड्स, वायरल डीएनए हैज बीन पैकेज्ड इनटू द हेड पार्ट ऑफ द वायरियंस. तो ये वायरियन असेंबली वगैरह जो हुआ है ये पूरा पैकेजिंग वगैरह कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट इन 15 मिनट्स. तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 15 मिनट्स में सब रेप्लिकेशन वगैरह हो गया है और असेंबल वगैरह भी हो गया. एंड फाइनली व्हाट विल हैपन इज ये जो वायरियंस बने हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स विच आर नोन एज एंडोलाइसिन्स. ये जो एंजाइम्स बने इसको आप लोग बोल सकते हैं किसी तरह के लेट प्रोटीन्स, और वो एंडोलाइसिन्स जो है दिस आर नथिंग बट लाइसोजाइम्स, जो कुछ लाइसोजाइम वापस से उसके बेस प्लेट वगैरह में स्टोर हो जाएगा, जो फाइनली नेक्स्ट साइकिल में वापस से वो यूज कर सकते हैं बेस प्लेट के लाइसोजाइम्स, एंड वो कुछ एंजाइम्स रिलीज भी कर देगा एंड दिस आर कॉजिंग द लाइसिस ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहेगा उसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ही वो लाइसिस हो गया दैट विल कॉज द रिलीज ऑफ द वायरियंस. तो ये जो वायरियंस हैं उनको अभी फाइनली रिलीज कर दिया गया है because of the lysis of the host cell, and that is done because of this endolysin enzymes which are nothing but lysozymes only. So the last step that we are discussing this is the release of virions. तो ये पूरा एक important कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम लोगों ने किया है जिसमें एप्स वी आर द 5 स्टेप्स, जहां पे पहले है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन, दूसरा है पेनिट्रेशन के बाद वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, असेंबली हुआ एंड फाइनली रिलीज हो गया बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइटिक साइकिल. और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है ये लाइटिक साइकिल कौन से बैक्टीरियोफेजेस परफॉर्म करते हैं. दीज आर दी वायरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस. So these are known as virulent phages जो ये काम कर रहे हैं. और ऐसे virulent phages का एग्जांपल हो सकता है T4 बैक्टीरियोफेज. So T4 बैक्टीरियोफेज is an example of a virulent phase जो ये लाइटिक साइकिल कंप्लीट करेगा 15 मिनट्स में ये सब कंप्लीट हुआ है. So now we'll move to the next cycle, that is the lysogenic cycle. So now we are discussing about the next cycle, that is the lysogenic cycle. सो मैं लाइसोजेनिक साइकिल का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे लाइटिक साइकिल से ये डिफर करता है. नाउ लाइसोजेनिक साइकिल जो होगा उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट फर्स्ट स्टेप विल बी अटैचमेंट. मतलब ये हो गया बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया, और उसके साथ ये जो बैक्टीरियोफेज रहेगा ये बैक्टीरियोफेज फर्स्ट करेगा अटैचमेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज द सेम, दैट इज दी अटैचमेंट. अटैचमेंट को हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन भी बोला है और वो उसी तरह से होगा जैसे हम लोगों ने लाइटिक साइकिल में किया. तो ये अटैचमेंट हो गया. सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल कर देगा इंजेक्ट. सो वायरल डीएनए हैज बीन इंजेक्टेड. सो सेकेंड स्टेप जो है वो भी सेम है, दैट इज दी पेनिट्रेशन. और पेनिट्रेशन भी वही सेम मैकेनिज्म से होगा, तो पेनिट्रेशन वगैरह भी कर दिया है. बट व्हाट हैपेंस इज इसके बाद पेनिट्रेशन के बाद वो जो वायरल डीएनए है वो जाके बैक्टीरियल डीएनए मतलब होस्ट डीएनए के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो जाता है. वो हो जाता है इंटीग्रेट. मैं आपको थोड़ा बेटर डायग्राम दिखा देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. वी विल शो दिस बैक्टीरियल डीएनए एज द सर्कुलर डीएनए. तो सर्कुलर डीएनए हम लोग यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर लेते. तो ये जो सर्कुलर डीएनए होगा उस सर्कुलर डीएनए के साथ उसने उसका पार्ट थोड़ा डीजनरेट करके वो अटैच हो गया है. सो व्हाट हैज हैपेंड इज द वायरल डीएनए incorporates itself with the host DNA. So that is the difference between the lytic and the lysogenic cycle. ये first difference आप लोगों को समझना है. So what this construction that has happened is known as the formation of prophage. So this is known as the formation of prophages, जहां पे viral DNA is going to combine with the host DNA, मतलब bacterial DNA. So that combination is known as the prophages. Now what happens is जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो बैक्टीरिया का खुद का डिवीजन भी होगा और बैक्टीरिया जो डिवाइड करेगा that will be by the binary fission.
सो बाइनरी फिशन के साथ जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो प्रोड्यूस करेगा दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स, और ये दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स जब भी बनाएगा तो उसमें क्या होगा, जो वायरल डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन हो गया। तो यहां पे चुपचाप वायरल डीएनए का भी कॉपीज बनते जा रहा है, करेक्ट। फिर शायद ये और बाइनरी फिशन कंटिन्यू करे, 2 से और 4 बैक्टीरियल सेल बने, लेकिन क्या हो रहा है, जो प्रोफेजेस है वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रहा है। सो यहां पे द सेकंड डिफरेंस दैट यू हैव टू अप्रिशिएट इन लाइसोजेनिक साइकिल इज होस्ट सेल का लाइसिस नहीं किया है, होस्ट सेल का लाइसिस इज नॉट अकरिंग, जबकि लाइटिक साइकिल में इमीडिएटली उसने डिसइंटीग्रेट कर दिया था होस्ट डीएनए को एंड लाइसिस का प्रोसेस वायरियंस वगैरह बना के रिलीज कर दिया। यहां पे लाइसिस भी नहीं हो रहा है एंड दूसरा यहां पे प्रोफेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एज दी टेम्परेट फेजेस, इनको हम लोग बोल लेते हैं एज दी टेम्परेट फेजेस। और लाइटिक साइकिल वालों को हम लोग ने बोला था द वायरुलेंट फेजेस। और टेम्परेट फेजेस का एक एग्जांपल आप लोग को याद रखना है, दैट इज द लैम्बडा फेज। सो लैम्बडा फेज जो हम लोग बायोटेक में डिस्कस करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ टेम्परेट फेजेस अंडरगोइंग लाइसोजेनिक साइकिल। नाउ इन केस इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस which are triggering certain events जिसकी वजह से ये लाइसोजेनिक से एंटर कर सकता है इनटू लाइटिक साइकिल। सो व्हाट हैपेंस इज ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि स्टारवेशन हो, मतलब बैक्टीरियल सेल को अगर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, स्टारवेशन हो, या फिर देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से द फेज डीएनए जो प्रोफेज है, इट हैज द एबिलिटी कि वो विड्रॉ कर सकता है लाइसोजेनिक साइकिल से, और ये वायरल डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने के बाद बैक्टीरियल डीएनए से वो सेपरेट हो गया वायरल डीएनए, एंड वो शुरू कर सकता है अपने हिसाब से लाइटिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में जाने का मेन इवेंट क्या हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच कुड बी ट्रबलिंग द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल को अगर फेवरेबल कंडीशंस ना मिले तो दैट फेज डीएनए विल सेपरेट आउट एंड वो लाइटिक साइकिल शुरू कर देगा। मतलब क्या करेगा, वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वायरल प्रोटीन्स बनेगा, इट विल कंप्लीटली टेक ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड फाइनली वो लाइसिस कर देगा और रिलीज कर देगा। मतलब लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेजेस होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी कि दे कैन अगेन एंटर इनटू द लाइटिक साइकिल। बट इनिशियली क्या हम लोग ने समझा कि लाइसोजेनिक में वो पहले ही लाइसिस नहीं कर रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है अपने डीएनए को विद द होस्ट डीएनए, एंड इफ द ऑप्शन सिलेक्शन ऐसा ऑप्शन का करना पड़े तो इट कैन एंटर इनटू द लाइटिक साइकिल ऑल्सो। लाइटिक साइकिल के जो मैकेनिज्म्स है वो हम लोग ने डिस्कस कर ही लिए। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्म बाय द वायरुलेंट फेजेस एंड द टेम्परेट फेजेस। वायरुलेंट फेज में मैंने एग्जांपल लिया था T4 फेज का, एंड टेम्परेट में हम लोग ने नाम लिया लैम्बडा फेज का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेट डिस्कशन। होप यू हैव एंजॉयड द एंटायर कॉन्सेप्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम Dipainism.